हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ जैनेंद्र कुमार जी की रचित रचना बाजार दर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इनका कवि परिचय बता देती हूँ। तो इनका जन्म 1905 अलीगढ़ यूपी में हुआ था और ये उनकी कुछ प्रमुख रचनाएँ हैं। इन्हें साहित्य अकेदमी पुरस्कार से नवाजा गया था, भारत भारती पुरस्कार सम्मान मिला हुआ है और भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण भी मिला हुआ है। इनका निधन 1990 में हुआ था। ये उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं। आप इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि आपको एक्सप्लेन करने लायक चीज़ है, तो इसे आप खुद ही पढ़ के समझ सकते हैं। और ये जो बाजार दर्शन एक निबंध है, आपको ये चीज़ महत्वपूर्ण रूप से याद करनी होंगी कि कौन सी रचना क्या है। यह एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आपको 2-3 चैप्टर के नाम दिए जाएंगे और पूछे जाएगा कि किस प्रकार की काव्य रचना है। संवाद है, एकांकी है, कहानी है, निबंध है, कविता है। तो आपको याद रखने की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो बाजार दर्शन क्या है? एक निबंध है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाजार दर्शन जैनेंद्र जी का एक महत्वपूर्ण निबंध है। यहाँ पे इनके बारे में एक समरी देखिए। तो बाजार दर्शन में हमें लेखक ने बताया है कि बाजार हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बना है, लेकिन आज वह हमें अपनी चमक दमक से गुलाम बना रहा है। लेखक 2 तरह के लोगों का उदाहरण देते हुए, एक वे जो बाजार की चकाचौंध में खोकर अनावश्यक चीज़ें खरीदते हैं और वो जो दूसरे अपनी ज़रूरतों के प्रति स्पष्ट है। अगर हम बाजार का सोच समझ के उपयोग नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? उसके गुलाम बन के रह जाएंगे। अगर हम उसका ठीक ठाक उपयोग करें, सोच समझ के उपयोग करें, तो हम उसका क्या कर सकते हैं? लाभ उठा सकते हैं। तो हमें अपनी ज़रूरतों का पता होना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो उनकी चमक दमक में फंस जाएंगे और हमको असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से हम घायल होते रहेंगे। असंतोष कैसा? अगर हम मार्केट जा रहे हैं, जो चीज़ हमें नहीं ज़रूरी है हम वो भी खरीद ले रहे हैं, तो क्या होगा? हमें बाद में बुरा लगेगा कि मुझे ये नहीं लेना था, फिर भी मैं ये लेके आ गया, पैसे वेस्ट हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये क्या? एक असंतोष रचना होगा। तो ये हमें सदा के लिए घायल करके बेकार बना सकता है। तो इसी जो मूल भाव को जैनेंद्र कुमार जी ने भली भांति समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा गो की तरह। किस्सा गो की मतलब अपने किस्से सुनाकर उन्होंने समझाने की कोशिश की है। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया। आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि उन्होंने बाजार को अनीति शास्त्र क्यों बोला है। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि जो बाजार का जो पोषण करने वाले अर्थशास्त्र यानी बाजार को समझने वाले की वजह से उन्होंने अनीति शास्त्र बताया गया है, क्योंकि बाजार में ऐसे ऐसी चीज़ें और ऐसे ऐसे हमें स्कैम देकर आकर्षित किया जाता है, जो एक टाइप का अनीति है, मतलब जो अच्छी बात नहीं है। इसकी वजह से उन्हें इसे अनीति शास्त्र, हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसका आंसर और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे, कोई एक मामूली चीज़ लेने पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा यह क्या था? बोले यह जो साथ थी। उनका आशय था कि यह उनकी पत्नी की महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। मतलब यहाँ पे लेखक अपने दोस्त के बारे में बताते हैं कि उनके मित्र बाजार गए हुए थे, वो आए तो मार्केट से तो 1-2 चीज़ें लेने के लिए गए थे, लेकिन वो आए तो उनके पास में बहुत सारा सामान था। तो जब मैंने उनसे पूछा कि ये सब क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी की महिमा है। और आदिकाल से यानी कि पुराने टाइम से ये हुआ है कि जो पत्नियाँ हैं, इन सारी चीज़ों में उनका ज़्यादा आश्रय रहता है। और उनका यह कहना है कि उनके व्यक्तित्व में ऐसा होता ही है कि वो ज़्यादा खर्चीली होती है। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, यह स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? मतलब स्त्री माया न जोड़े मतलब स्त्री को ऐसी लुभाने वाली, आकर्षक, जैसे कि सुंदर सजावटी चीज़ें, गहने, साड़ियाँ, ये सारी चीज़ें, माया वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है। फिर भी सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सभी से। यह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो वो क्या, वह खाक पावर है। पैसे को देखने के लिए बैंक का हिसाब देखिए, पर माल असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते। पैसे की उस परचेसिंग पावर का प्रयोग में ही पावर का रस है। मतलब लोगों को लगता है कि जब पैसा है वो पावर है, पैसों की गर्मी होती है, उसकी वजह से क्या करते हैं वो कभी कभी अब परचेसिंग पावर का यूज़ करके ऐसी चीज़ें
खरीदते हैं जिनकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती उन्हें। लोग संयमी भी होते हैं, वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयमपूर्वक पैसे को जोड़ते जाते हैं और पैसे का पावर को इतना नीचे समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा खुला रहता है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसों को जोड़ते रहते हैं और फिर जब उनके पास ज़्यादा पैसे हो जाते हैं तो उनको बहुत गर्व होता है कि देखो मेरे पास इतने सारे पैसे, और खुद को पैसों से जुड़ा हुआ मानते हैं। मैंने कहा यह कितना सामान ले है। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा यह देखिए सब उड़ गया, अब तो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। तो मतलब जो लेखक है अपने दोस्तों से पूछते हैं कि आप इतना सारा सामान ले आए, कितना सामान ले आए। तो मित्र ने अपना पर्स जो था बटुआ मनी बैग उसको फैला के कहा देखिए कि सब उड़ गया, अब तो रेल टिकट के लिए भी शायद ही बचा हो। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया। परचेजिंग पावर मतलब ऐसे कि उनके पास में बहुत सारा पैसा है, वो कितना सामान खरीद सकते हैं, वो खुद को अपना यानी कि उस पावर का यूज़ कर सकते हैं। अगर उनके पास में और पैसा होता तो वो और सामान ले आते। तो सामान की उनको सामान वो ज़रूरी थोड़ी था, हो सकता है कि वो सामान वो सारा ज़रूरत का लाए ना, कोई ऐसा सामान उनको अच्छा लगा उन्होंने ले लिया। ये सब किसकी वजह से आया? परचेजिंग पावर, मतलब उनके पास पैसा था तो वो खरीद सके, यही उनकी पावर है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए, उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ आता है। वह महत्व है बाजार। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ले आए, मतलब इस सिलसिले में सिर्फ पैसों का काम नहीं, इसमें एक और चीज़ है जिसका बहुत बड़ा हाथ है, वो है बाजार। और फिर लेखक ने कहा कि इतना कुछ नाहक ही ले आए, मतलब ऐसे फालतू में लेके आ गए आप लोग। मित्र बोले कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है, ऐसा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो ना फंसे। मित्र ने कहा, उनके दोस्तों ने कहा कि आप नहा के इतना सारा सामान लेके आए। तो मित्र बोले कि कुछ न पूछो, बाजार ऐसा शैतान का जाल है कि जहाँ पे बहुत ऐसे सुंदर सुंदर सजा के माल रखते हैं, तो जो बेहया इंसान ही होंगे जिसको शर्म नहीं है वही होंगे जो इसमें नहीं फंसेंगे, नहीं तो बाकी सब तो इसमें फंसेंगे। मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, अजय आओ भी। इस निमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। मतलब जो मार्केट है उसमें जो सुंदर सुंदर चीज़ें रखी रहती है, सजावटें रहती है, वो बाजार खुद से आमंत्रित करता है कि आओ आओ मुझे लूटो मुझे देखो। आखिर देखने में ही क्या ये जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप किसी शॉप पे भी जाते हैं तो दुकान आप बोलते हैं कि भैया नहीं लेना है, तो देख लीजिए, देखने का थोड़ी ना पैसा लगता है, क्योंकि वो अपने मन को ललचाता है। और अगर आप थोड़े सामान को थोड़ा टाइम देखोगे ना, धीरे धीरे आपको मन में ऐसे भाव उत्पन्न होने लगेंगे कि हाँ ले ही लेते। तो क्या रहता है कि वो बाजार हमें आमंत्रित करता है और बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें सजी रहती है और हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। अगर हम नहीं गए तो हमको ऐसा लगता है कि हम उसका तिरस्कार कर रहे हैं, एकदम तिरस्कार की भावना हमारे इसमें आती है। और ये मार्केट का एक प्रकार का ये होता है कि हम उसमें सम्मोहित हो जाते हैं और हम लेने के लिए चले जाते हैं। लेकिन ऊँचे बाजार का आमंत्रण मुख होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों को ये सब पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बाजार कैसे आमंत्रित करता है, क्यों आमंत्रित करता है, बाजार का निमंत्रण कैसा होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्या है, ध्यान देने लायक है, मतलब आपको इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। और उससे चाह जगती है, चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यह कितना अतुलित है, ओहो। मतलब ऐसे में जब मार्केट में जाता है तो वो इतनी सारी चीज़ों को देख के लगता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये कितना सारी चीज़ें हैं, मुझे मतलब मेरे पास भी कुछ और चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, और फिर वो एकदम सम्मोहित सा हो जाता है। कोई अपने को ना जाने तो बाजार के है चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। अगर कोई इंसान अपनी ज़रूरतों को नहीं जानता है और उसको क्या लेना है, क्या यानी कि वो इन सारी चीज़ों को नहीं जानता है, तो एकदम विकल बन जाएगा, मतलब विकलांग बना के छोड़ देंगे बाजार, पूरा लूट कंगाल के उसको छोड़ देंगे। विकल क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा और इच्छा से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है।
मतलब अगर वो मार्केट में जा रहा है, उसका अगर संतोष नहीं है कि हाँ ये ले लिया ठीक है, अगर वो असंतोषी है, तृष्णा है, ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को क्या होगा, वो बेकार बना डालेगा। अब ईर्ष्या कैसे आई इसमें, कि जैसे अब तुमने किसी के पास साड़ी देखी, वो इतनी सुंदर साड़ी है, अब तुम क्या करोगे कि नहीं ये साड़ी मुझे भी चाहिए, ये नेकलेस मुझे भी चाहिए, ये बेंगल्स मुझे चाहिए ही चाहिए, तो ये क्या होगा, तुमको बेकार बना के छोड़ देंगे। अब ऐसी इतनी खरीदारी कर करके फिजूल खर्ची कर दोगे कि कहीं ना कहीं आपके पास पैसों की कमी होना स्टार्ट ही हो जाएंगी। अभी मार्केट में वो चूड़ियों का ट्रेंड चल रहा है, कश्मीरी टाइप की, देखा होगा आप लोगों ने, मार्केट में 100-200 में बिक रही वो चूड़ियाँ। अब कोई इंसान मार्केट में जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं होगा ना कि उसके पास है, मेरे पास नहीं, मुझे लेना है लेना है। तो इस टाइप से वो मार्केट का आमंत्रण क्या होता है, मुख होता है। मार्केट नहीं कहता कि आओ आओ लो मुझे लूटो, वो साइलेंट ही होता है, लेकिन हम देख के उसकी तरह अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसका खामोशी से वो हमें पुकारता है, अट्रैक्ट करता है। और कहीं ना कहीं वो फिजूल खर्ची में असंतोष, ईर्ष्या, तृष्णा, इन सब का यूज़ करके लेने चले जाते हैं और ये सब हमको बेकार बना डालता है। एक और मित्र की बात है, ये दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खा लिया। मैंने पूछा कहाँ रहे, बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे, बोले क्यों बाजार, तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं, बोले हाँ पर ये समझ नहीं आता था कि ना लूँ तो क्या, सभी कुछ तो लेने की जी होता था, कुछ लेने का मतलब था से सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसके लिए मैंने कुछ भी नहीं ले सका। मतलब इसमें आप लोग इसमें बताया कि लेखक ने अपने दूसरे दोस्तों के बारे में बताया कि मेरा दूसरा दोस्त भी मार्केट में गया था, लेकिन उसने कुछ भी सामान खरीद के नहीं लाए, तो सिर्फ बाजार को देख के वापस आ गए। तो उनके दोस्तों ने पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि मैं मार्केट गया लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या ना लूँ, मुझे तो सब कुछ लेने का मन कर रहा था, सब कुछ मुझे अच्छा लग रहा था, और मैं कुछ ले लेता तो ऐसा लगता है कि बाकी सारी चीज़ें छोड़ के आ रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैं कुछ ले ही नहीं सका। पर मित्र की बात ठीक थी, अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो और सब और की चाह तुम्हें घेर लेंगे, और तब परिणाम त्रासी होगा। त्रास मतलब विनाशकारी, गलत, गति नहीं होंगी ना कर्म। मतलब अगर तुम मार्केट में जा रहे हो और तुमको पता नहीं है ठीक से कि तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम्हें सारी और की चीज़ें घेर ले लेंगी कि हाँ ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी ले लूँ क्या, वो भी ले लूँ क्या, तो जो परिणाम होगा वो गलत ही होगा। तुम्हें ऐसी फालतू चीज़ उठा के ला लोगे जो ना तुम्हारे काम की होंगी, ना उसका पैसा वैल्यू रखता होगा। तो इससे अच्छा है कि तुम ना ही लो, कुछ तो बेटर रहेगा। बाजार में एक जादू है, वह जादू आग की राह काम करता है, वह रूप का जादू है। जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। ये IMP पॉइंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं, बाजार में एक टाइप का जादू होता है। वो जादू क्या, लोगों के जो आसपास चलने वाले लोगों पर काम करता है। और जादू भी एक क्या होता है, चुंबक की तरह ही होता है। चुंबक जैसे लोहे पे काम करता है, तो ये जादू भी कुछ विशेष वर्ग के लोगों पर ही काम करता है। इस जादू की भी मर्यादा है, मतलब लिमिट है। तो जेब भरी हो और मन खाली हो, मतलब जेब में बहुत सारे पैसे हो और मन खाली हो कि मन में अशांत लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसे हालत में जादू का खूब असर होगा। फिर ऐसा मन करेगा ये भी लो, वो भी लो, सब लो। हाँ, जेब खाली पर मन भरा ना हो, जेब खाली हो और मन भरा ना हो, तब भी जादू चल जाएगा कि मतलब मन भरा नहीं है, मन संतुष्ट नहीं हुआ, तब भी लेने का मन करेगा। मन खाली है तो बाहर की जो चीज़ें, बाजार की जो अनेक चीज़ों का निमंत्रण है ना, वो पहुँच ही जाएंगे, मतलब वो तुम्हें लेने का मन करेगा ही। कहीं उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला। मतलब अगर तुम्हारे पास पैसे है तो फिर तुम किसके बोलने पर रुकने वाले हो, फिर तो तुम सोचोगे अब तो पैसे भी है, मन भी कर रहा है, ले लो सब। मालूम होता है यह भी लो वह भी लो, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। तब तुम्हें हर सामान लगता है कि हाँ ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब अच्छा लग रहा है, सबसे हमें आराम मिलने वाला है, सब फैसिलिटेट करेंगे हमें, बहुत मज़ा आएगा, ऐसा लगता है। पर यह सब जादू का असर है। ये सब क्या होता है, वो जादू मोह का असर होता है जो मार्केट से हमें मिलता है। जादू की सवारी उतरी कि पता चला कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती, बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वो कम जकड़ होंगी।
तो मतलब यहाँ पे इसमें बताया गया है कि जब तक कि वो हमारे पर वो दिमाग पे जादू चढ़ा रहता है तो हमको सारी फैंसी चीज़ों में बहुत आरामदायक, बहुत मदद दिखती मिलती है। लेकिन जैसे ही जादू उतरता है तो सब पता चलता है कि ये सब कुछ उस टाइप की नहीं है, सब खलल ही डालती है। और ऐसा होता है कि थोड़ा स्वाभिमान को सेक जरूर मिल जाएंगे, लेकिन बाद में तुमको पता चलेगा कि सारी फालतू चीज़ें हमने खरीद ली, इसका कोई मतलब नहीं। ऐसा एक बार मेरे साथ भी हुआ था कि जब मैं भी मार्केट में गई थी तो मुझे ऐसा लगा कि जो एक ऐसा बॉक्स आता है जिसके हम पेन पेंसिल रख सकते हैं। मैंने वो ख़रीद लिया, मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, मैंने बहुत आगे पीछे देख के उसे ख़रीदा। लेकिन बाद में पता चला कि वो कुछ काम का नहीं था, एकदम वेस्ट है। लेकिन वो देखने में एकदम बहुत सुंदर था, बहुत प्रीटी था। एक छोटा सा बॉक्स और सिर्फ मैंने 200 रुपये में ख़रीदा था। तो इस टाइप का बाज़ार का मोह होता है कि आप चीज़ों को ख़रीद लेते हो, बहुत फैंसी और बहुत डिज़ाइनेबल, आपको बहुत आरामदायक लगती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो बिल्कुल उस वैल्यू नहीं रखती है। ठीक है, पर उस जादू की जकड़ से बचने का सीधा उपाय है। वह है कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो, मन खाली हो तो बाजार न जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना है, पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाता है। तो वो गाँव बिल्कुल नहीं देख सकेंगे, बल्कि कुछ आनंद ही रहेगा। अगर हमें इस जादू की जकड़ से बचना है तो हमको हमारे पास एक उपाय है कि अगर हम बाजार जा रहे हैं तो खाली जब हमारा मन खाली, जब हमें अशांत सा लग रहा है तब तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। हाँ, जैसे कि लू में जाना हो तो हमें पानी पीकर जाना चाहिए। तो पानी भीतर हो तो क्या होगा, लू का लवन व्यर्थ हो जाएगा। मतलब गर्मी के टाइम में लू वाली हवाएं चलती है तो हमें लू लग जाती है, लेकिन अगर हम पानी पीकर जाएंगे तो हमें लू नहीं लगेंगे। वैसे ही अगर हमें मार्केट में जाना है तो मन को भर के जाओ, तो जो बाजार का जो जादू है हम पे काम नहीं करेंगे। जैसे पानी पीने के बाद में लू नहीं लगती, वैसे मन को भर के अगर बाजार में जाएंगे तो फिर बाजार कितना भी ये करे हमारे पर कोई असर नहीं होगा। तब वो घाव बिल्कुल भी नहीं देख सकेंगे, बल्कि कुछ आना है। तब आप मार्केट को एंजॉय कर पाओगे, तब तो आप पे घाव नहीं होगा, तब मार्केट को आप एंजॉय कर पाओगे। तब बाजार तुमसे कतार तो होगा, मतलब बाजार तुमसे एकदम अच्छा लगेगा उसको भी, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली यथार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। तो मतलब बाजार को भी अच्छा लगेगा कि तुम मार्केट से कुछ ऐसी चीज़ें खरीद रहे हो जो तुम्हें यूज़फुल हो, तुम्हारे काम आए, तो बाजार का भी असली अर्थ निकलेगा। ये भी आईएमपी चीज़ें आप इसे भी पढ़ लेना। ये आपसे पूछा जा सकता है कि बाजार का असली यथार्थ मतलब क्या है। यह एक अंतर चिन्ह लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। जब बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। मतलब मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि आप मन को बंद कर लो। अगर वो बंद रहेंगे तो वो शून्य हो जाएंगे, और शून्य क्या है, परमात्मा है, जो सभी भाव से संपूर्ण है। जो शून्य होना मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कोई ज़्यादा इच्छाएं नहीं होती है, वो संपूर्ण हो जाते हैं। तो वो सिर्फ क्या है, परमात्मा है। हम वैसे नहीं हो सकते, बाकी सब क्या है, से सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, ये झूठ है। और अगर इच्छा निरोध स्तपः का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो तब झूठ है। इच्छाओं का निरोध कर लोगे, लेकिन ये सब क्या है, नकारात्मक, तब झूठ है। वैसे तब की राह रेगिस्तान जाती होंगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाट देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जितना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है, यानी मन में वह नकार हो, यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। मतलब आपको एकदम ऐसे मन बंद करके भी नहीं जाना है कि नहीं मैं कुछ खरीदूंगा ही नहीं। ये सब गलत चीज़ें, सारी नकारात्मक चीज़ें, और ना ही हमें किसी चीज़ का लालच करना चाहिए, लोभ करना चाहिए। अपनी आँख फोड़ डाली तो लोभनी के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। मतलब अगर आप पूरा मन बंद करके जा रहे हो सकता है कि आप मार्केट में बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो और अट्रैक्ट हो रहे हो, तो उसके बदले में आप अपनी आँखें फोड़ के मार्केट में जा रहे हो, तो ये कोई फ़ायदे वाली चीज़ है? इससे तो नुकसान ही नुकसान है। ये अगर आँख फोड़ के अगर मार्केट भी जा रहे हो तो फिर क्या मतलब, आप थोड़ी ना एंजॉय कर पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि तब लोभनी के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। ऐसा लोभ मिट गया। और कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते, और वह सपने क्या क्या चैन भंग नहीं करते। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह अकारत है।
यह तो हट वाला योग है, शायद हट ही हट है, योग नहीं है। मतलब अगर आप आँख खोल के जा रहे हो तो क्या मतलब, लेकिन हम आंखें बंद करके ही तो सपने देखते हैं, और सपने में हम क्या चीज़ें नहीं देखते, महल देख रहे हैं, कैस्टल देख रहे हैं, यहाँ घूमने जा रहे, वहाँ घूमने जा रहे। सपनों की कल्पना तो इससे बड़ी बड़ी और इससे ज़्यादा मन भावित है। तो फिर ये तो ज़बरदस्ती हुई कि अब मैंने आंखें बंद कर ली, अब मैं नहीं देखूंगी, एक टाइप का हट हुआ जीद हुई, और ये जीद ही बोलते हट वाला योग है, और इसमें तो योग रहा ही नहीं, इस सिर्फ जीद ही जीद है। तो ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं हम खुद के साथ में, जो हमें वो भी नहीं करना है। इससे मन क्रस भले हो जाए और पीला और शाक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। इससे मन बड़ा और व्यापक नहीं होता, इससे जो संकीर्ण और छोटा हो जाता है, मन और छोटा हो जाता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना ही नहीं चाहिए, इसलिए मन को बंद नहीं करना चाहिए। वह मन पूर्ण कब है, हमें पूर्णता होती है तो परमात्मा से अभिन्न महाशून्य ही ना होते। अगर मन हमारा पूर्ण हो जाता है तो हम भी परमात्मा के समान होते, महाशून्य होते, हम भी भगवान ही बन जाते। अपूर्ण इसलिए है, इसी वजह से हम हैं, मतलब हमारा मन अपूर्ण है, इसकी वजह से हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, और वो परमात्मा है। परमात्मा के मन में कोई असंतोष की भावना नहीं होगी, वो पूर्ण है, इसकी वजह से वो परमात्मा है। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हमें गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मन मानेपन की छूट मन को ना हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। मतलब हमें ऐसा कुछ नहीं प्रयास करना है जिसकी वजह से हमें ज़बरदस्ती मन को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिसको लोग भगत जी कहते हैं, चूरन बेचते हैं। यह काम करते हैं जाने उन्हें कितने ही बरस हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। मतलब लेखक यहाँ पे एक और अपने दोस्त के बारे, यानी कि पड़ोस के व्यक्ति के बारे में बता रहे, जिनका नाम भगत जी है, जो चूरन की गोलियाँ बेचते, लेकिन वो एक भी दिन चूरन में उन्होंने 6 आने से ज़्यादा पैसे नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास नाम है और खुद खूब लोकप्रिय है। कहीं व्यवसाय का गुरु पकड़ लेते, उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते, क्या कुछ उनके पास ना होता। इधर 10 वर्षों में देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते न व्यापारियों को बेचते, पैसे की आर्डर कोई नहीं लेते। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूरन से भी अधिक शायद वो भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देने को उत्सुक रहते। पर 6 आने पूरे हुए हैं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते। कभी ऐसा नहीं हो कि उन्होंने कोई 25 पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई, और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा। तो मतलब वो लेखक है अपने पड़ोस में रहने वाले भगत जी की स्टोरी बता रहे कि वो चूरन बेचने का काम करते और 6 आने से ज़्यादा पैसे नहीं कमाते। इवन भगत जी का आसपास का संबंध चूरन ही हो गया, सब लोग इससे नहीं जानते। लेकिन वो कभी भी अपने चूरन को ना व्यापारियों को बेच रहे, ना थोक में बेचते, ना कोई उसका ऑर्डर लेते। वो सिर्फ निकलते हैं, 6 आने का चूरन बेचते हैं, और 6 आने का बिकने के बाद में वो वापस बच्चों में बांट देते हैं। हाँ, और उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और वो कभी भी 6 आने से ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा नहीं कमाते। अगर वो ऐसा कुछ करते रहते तो आज उनके पास में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रहती, वो भी आज खुशहाल जीवन जीते और माला माल हो जाते, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं करते, और मैंने उनको कभी बीमार होते हुए भी नहीं देखा है। तो और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वालों भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सका। मतलब वो क्या है, संतोषी व्यक्ति है। कभी उनके ऊपर नहीं ऐसा रहा कि हाँ मुझे पैसे कमाने दो, मुझे इतने सारे पैसे कमाने हैं, ऐसा करना है वैसा करना है। तो ऐसा उनके ऊपर ये जादू नहीं चल सका। इसकी वजह से क्या है, वो संतोषी है और खुशी जीवन जी रहे हैं। संतोष मतलब क्या होता है कि आपको किसी और चीज़ की चाह नहीं है, आप जो मिला है उससे खुश हो। तो व्यक्ति भी ऐसी ही है भगत जी, जिसकी वजह से ना उनको कभी कोई बीमारी हुई है और वो खुश है। कभी कहीं आप भूल ना बैठेंगे, इन पंक्ति को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ जी, नहीं,
ऐसे हल्की बात भी न सोचेंगे, यह समझेंगे कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की हिम्मत कर सकता। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वो चूरन वाले भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचिज आदमी हो। लेकिन आप पाठकों के विद्वान सैनिक का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि इस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। मतलब वो शायद वो जो भगत जी है उनको अक्षर ज्ञान भी नहीं होगा, लेकिन वो ऐसे लेवल पे है कि वो खुश है और उनको जो सुख प्राप्त है शायद हमें से बहुत सारे लोगों को नहीं प्राप्त होगा। हम लोग इतने पढ़े लिखे लेकिन हम भी इस माया के रूप में उलझे हुए हैं। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता, और उस पर जो है वो मार्केट का जादू काम नहीं कर पाता। मतलब वो किसी भी, उनका मन खाली बिल्कुल भी नहीं है। वो संतोषी व्यक्ति है, माल बिछा रहता है, उनका मन अड़िग रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे ले लो, लेकिन उसके मन में पैसों पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसों को अपने आहत गर्व में मिलकता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसों की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होंगी? क्या वह शक्ति कुंठित होकर संलग्न ही ना हो जाती होंगी? मतलब जो भगत जी है, भगत जी के सामने सब लोग बोलते कि हाँ गोलियाँ दे दो, स्टॉक ले लो, ऑर्डर ले लो, उनको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन भगत जी पे जादू नहीं चलता, और वो क्या करते हैं कि नहीं, उनको 6 आने का बेचना है। वो पैसों को बिलखता हुए रोते हुए छोड़ के अपने मस्त जितने 6 आने होते हैं उतने कमा के वो खुश रह रहे हैं और संतोषी रह रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे अभी पैसे कमाने के पीछे कितनी भाग दौड़ करते रहते हैं कि नहीं और चाहिए, नहीं और चाहिए। उनको 1000 मिलेंगे तो वो 2000 के पीछे भागेंगे, 10,000, 20,000, पता नहीं कितने पैसों के पीछे भागेंगे। लेकिन वो ऐसे व्यक्ति है कि जिनके ऊपर पैसे, मार्केट, किसी का जादू नहीं चल रहा है। पैसे की व्यंग्य शक्ति को सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ, पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली मेरे कलेजों कोंती, एक कठिन व्यंग्य की लिखी आर से पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने का था। क्यों ना मैं मोटर वाले के यहाँ हुआ। उस व्यंग्य की इतनी शक्ति है कि जरा मैं मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। मतलब वो एक एग्जाम्पल देके बता रहे कि मैं रास्ते से चल रहा था, एक मोटर बाइक वाला निकला, तो उनका कहना ऐसा था कि वो मोटर वाले को देख के मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं किस घर में पैदा हो गया, मैंने भी ऐसे व्यक्ति के घर में पैदा होना चाहिए था जिसके घर पर कार बाइक है, तो मुझे ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है। मतलब वो लालच बता रहे, व्यंग्य रचते हुए इन सब के बारे में बता रहे कि इन सब चीज़ों में इतनी शक्ति है कि जो मेरे अपनी सगों के प्रति कृतज्ञ करती है। मैं अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहा, आप लोगों भी सोचते हैं काश अंबानी के घर पे पैदा हुआ होता, पैसे ही पैसे होते। सिमिलरली यहाँ पे कि जो पैदल चलने वाले व्यक्ति को गाड़ी चाहिए, पैदल चलने वाले व्यक्ति को साइकिल मिल जाएंगी, साइकिल को गाड़ी, गाड़ी को फिर कार वाले को फिर एरोप्लेन चाहिए। तो ऐसी चीज़ें क्या होती है, धीरे धीरे वो इन सब चीज़ों के लिए हम सोचने लगते हैं। ठीक है, तो यह व्यंग्य करते हुए लेखक हमें बता रहे हैं। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले अंकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती। चूर चूर कहो क्यों, वह पानी पानी। मतलब लेकिन वो जो चूरन वाले व्यक्ति है उनको ऐसा कुछ नहीं चाहिए। वो भी तो सोच सकते थे कि मैं अभी चूरन बेच रहा हूँ, धीरे धीरे कुछ और बेचना है, फिर मेरे बड़ा सा बंगला चाहिए, फिर मैं तो एकदम फेमस हो जाऊँगा। लेकिन वो ऐसा नहीं सोचते। उन सब के सामने ये सारी वैभव वाली चीज़ें, सांसारिक चीज़ें क्या है, वो पानी पानी होकर रह जाती है। तो वह क्या बल जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। मतलब ऐसे फिर बाकी व्यक्तियों का क्या मतलब जो इन सब चीज़ों के सामने झुक जाते हैं। उन व्यक्ति को देखो, भगत जी को, ये उनका बल है जो इन सारी चीज़ों के सामने झुकता नहीं है, विजय रहता है फिर भी।
उस बल का नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मतलब ये जो बल का नाम, जो नाम दो आप, उस नाम से वो फेमस हो जाए। जहाँ पे संसारी जो है वैभव वाली चीज़ें उतनी मायने नहीं रखती। हो सकता है कोई अपर जाति का तत्व, मतलब कुछ ऊपर जो हो, उस तत्व से वो नवाजित हो, जिसे हम लोग स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, आत्मिक कहते हैं, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। सॉरी, धार्मिक मतलब भगवान से जुड़े होंगे, शायद उनके मोरल वैल्यूज अच्छे होंगे, उनको इन सब चीज़ों का नॉलेज होगा, इसकी वजह से वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मुझे योग्यता की नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा, वह उस बल की चीज़ नहीं, बल्कि यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। मतलब संचय की तृष्णा मतलब आप चीज़ों को बचा बचा के रख रहे हो और चीज़ों को ज़्यादा लालच करना, ये सारी क्या निर्बल ही चीज़ें मानी जाती है, मतलब कि ख़राब ही चीज़ें मानी जाती है। अब समझ लो आप चीज़ों को फ्यूचर के लिए, अगर मेरे पास में समझ लो कुछ बिस्किट्स रखे हैं, मैं डेली एक बिस्किट खा रही हूँ, या फिर समझ लो कुछ खा रही है, मैं सोचती हूँ बाकी दिनों के लिए रखूँगी, और थोड़ी टाइम बाद में क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगा या मुझे याद नहीं रहेंगे, वो पड़ा ही रहेंगे। तो ये सारी क्या है, निर्बल चीज़ें, इन सब का कोई मतलब नहीं निकलता। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है, वह मनुष्य पर धन की ओर चेतन की जड़ की विजय है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद न थी और ना उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबका अभिवादन किया। यह हमें लेखक जी भगत जी के बारे में बता रहे हैं कि वो उन्हें रास्ते में मिले और उन्होंने जय जय राम किया। फिर उसके बाद में हम आगे देखते हैं। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पशु पेश उन्हें नहीं था। खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। मतलब जो भगत जी के बारे में बता रहे कि भगत जी मार्केट में खड़े हैं, वहाँ पे इतनी सारी सुंदर सजावट है, लेकिन फिर भी भगत जी उन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा नहीं कि उन्होंने आंखें बंद करके नहीं रखी, नहीं, उन्होंने आंखें खोल के रखी है, फिर भी वो ना किसी चीज़ को कोस रहे हैं, ना किसी चीज़ की तरह मोहित होकर चले जा रहे हैं। वो नॉर्मल से खड़े हैं और सारी चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन वो मोहित नहीं हो रहे हैं। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हो कि फैंसी स्टोर पड़े रह जाते, कई भगत नहीं रुकते तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते, जहाँ दो चारे अपने काम की चीज़ें ले और चले आते। बाजार में हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी जहाँ तक वह जीरा मिलता है। मतलब कि वो जो भगत जी है वो इतनी संतुष्टि और पूर्ण व्यक्ति है कि वो मार्केट में जो काम करने के लिए जाते, जो सामान उनको चाहिए वो बस वही सामान लेके आते। उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सिर्फ जीरा और काला नमक की दुकान तक के चलते हुए जाएंगे, आंखें खोलते हुए जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ वहाँ पर जाके रुकेंगे, अपना सामान खरीदेंगे और वापस आएंगे। उनको बाकी सारी दुकानें बिल्कुल भी बाकी सारी दुकानें बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करेंगे और ना ही वो बिना बाकी सारी दुकानों पर इधर उधर रुकेंगे। वो सिर्फ जाएंगे, अपना जीरा और काला नमक लेंगे और वापस अपने ज़रूरत का सामान लेके वापस आ जाएंगे। उनके लिए सारे चौक का सामान फिर बेमतलब साबित होगा। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया और फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। मतलब वो कंसीडर ही नहीं करते। वो जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वो जीरा और नमक है। उनको उनकी ज़रूरत पता है कि उनको क्या सामान चाहिए। बस इसे निश्चय प्रतीत के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर रह जाता है, जो फिर इसी वजह से वो सारा सामान उनके लिए व्यर्थ होकर रह जाता है। मतलब जो मार्केट है उनके लिए व्यर्थ होकर रह जाता है।
चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए था। वह तो कोने वाली पसारी की दुकान से मिल जाता है और वो वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। मतलब भगत जी भी सिर्फ वो, यानी कि उनको जो सामान चाहिए बस वो उसका सामान लेते हैं, यूज़ करते हैं और ख़त्म। वो इधर उधर की चीज़ें सामान बेफिजूल में खरीद कर उनका ये नहीं करते। यह मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वह मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानती कि वे क्या चाहते हैं अपनी परचेजिंग पावर के घरों में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। मतलब आपको यह क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि बाजार को सार्थकता कौन से लोग देते हैं। तो बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देते हैं जो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, उनके लिए क्या काम की चीज़ है। नहीं तो कुछ लोग होते हैं जो अपनी परचेजिंग पावर के लिए बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं और उसका कोई काम नहीं होता है। वो ऐसे व्यक्ति बाजार को सार्थकता कभी नहीं दे सकते। सार्थकता वह व्यक्ति देते हैं जो यूजफुल चीज़ें खरीद रहे हैं, उनको पता हो कि वो क्या सामान आपसे खरीदना चाहते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते। जो व्यक्ति सिर्फ परचेजिंग पावर दिखा रहे हो ना कभी बाजार का लाभ उठा पाएंगे और ना बाजार को वो लाभ दे पाएंगे। वो सिर्फ बाजार का बाजारोपन बढ़ाएंगे कि जा रहे हैं मस्त, खुद भी खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती हुई का अर्थ परस्पर सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के हास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते। आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। एक ही हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों की आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना होती है और ऐसे बाजार का पोषण करता है जो उसका शास्त्र बना हुआ है। वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है। यह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। मतलब क्या होता है कि ऐसे लोग जो बिल्कुल ऐसे बाजार में ऐसे अपनी चीज़ें खरीदने के लिए जा रहे हैं जिनकी उनकी ज़रूरत भी नहीं, वो सिर्फ बाजारोपन पढ़ाते हैं और छल कपट को बढ़ावा देते हैं। मतलब अब शॉप के पास में जाएंगे और वो क्या करेंगे, बार्गेनिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या होता है कि कुछ शॉपकीपर क्या करते हैं, प्राइस ज़्यादा बढ़ा के बताते हैं। कुछ लोग कर पाए तो बार्गेनिंग करके ले लेते, लेकिन कुछ क्या करते हैं, जितने में सामान बोल रहा है उसमें ले लेंगे। तो इसमें नुकसान किसका हुआ, जिसने सामान ले लिया उसका नुकसान हुआ, या फिर कोई इसने बार्गेनिंग करके सामान कम करवाया, प्राइस कम करवाते गए, इसमें किसका नुकसान हुआ, शॉप वाले का। तो इसमें क्या है, वो एक दूसरे के हानि में अपना फ़ायदा देखते हैं, एक की हानि में दूसरा अपना लाभ देखता है। और ये सब स्टार्टिंग से ही माना जा रहा है कि ये सारी चीज़ें प्राचीन समय से चलती आ रही है कि लोग दूसरे की हानि में अपना लाभ देखने लगे और बाजार में ये सारी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में होने लगी। इसकी वजह से इसे क्या कहा गया है, अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र कहा गया है। इस सरासर क्या है, झूठा और मायावी शास्त्र है जो सिर्फ बाजार का पोषण करता है। तो आप लोगों को शायद इसका आंसर मिल गया होगा कि बाजार को हम अर्थशास्त्र का अनीति शास्त्र क्यों कहते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। एक बार मैं इसकी शॉर्ट समरी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कुछ 3-4 लाइनों में, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बाजार दर्शन में हमें लेखक ने बताया कि बाजार हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बना है, लेकिन आज वह अपनी चमक दमक से गुलाम बना रहा है। लेखक 2 तरफ के लोगों का उदाहरण देते हैं। एक वे जो बाजार की चकाचौंध में खोकर अनावश्यक चीज़ें खरीदते हैं जैसे लेखक के मित्र, और दूसरे वे अपनी ज़रूरतों के प्रति स्पष्ट है जैसे भगत जी। निबंध का मुख्य संदेश ये है कि बाजार का जादू केवल तभी चलता है जब हमारा मन खाली हो। अगर हमें पता हो कि हमें क्या खरीदना है तो बाजार हमारा शोषण नहीं कर पाएगा। और अंत में लेखक यह कहते हैं कि केवल वही व्यक्ति बाजार को सार्थकता देते जो अपनी ज़रूरत जानता है। बाजारोपन केवल कपट और हिंसा और झूठेपन को बढ़ावा देता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह चैप्टर समझ में आया हो। अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको इसको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और मैंने अगर ऐसे ही चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके उन्हें देख सकते हैं। आपको अगर किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अपलोड कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।